हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे DECE 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इनमें से ना एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर आते हैं। ठीक है कि जैसे मैंने 11 पॉइंट लिखवा रखे हैं, इसमें से हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई 1 2 या 3 पॉइंट ज़रूर आएंगे। तो ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि ये बीमारियां हैं, बच्चों में होने वाली जो बीमारियां होती है ना, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, उनके बारे में बताइए। जीरोपैथेलमिया क्या है, क्वाशियोरकर क्या है। तो ये किसी भी तरह कोई भी एक टॉपिक लेकर पूछ सकते हैं कि इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है या फिर उपचार क्या है। तो ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। और ये 5 नंबर का, 10 नंबर का, या फिर 10 10 नंबर के एक ही प्रश्न में मिला के तो 20 नंबर का हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब आपका एक 20 नंबर का आराम से इसमें कवर हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं इनमें से। पहला है तपेदिक, यानी कि तपेदिक का मतलब है क्षय रोग या फिर टीबी जिसे बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम टीबी की बीमारी जो होती है ना वही जानते हैं। नेक्स्ट रहेगा हैजा के बारे में। स्कर्वी, गलगंड, बेरीबेरी, पेलाग्रा हो गया, रिकेट्स, क्वाशियोरकर, एनीमिया, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और जीरोपैथेलमिया। हमें इनके बारे में इन पे टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का मतलब हो गया कि इसके बारे में आपको जो कुछ आता है वो बताइए। तो इसमें वो हम सब देख लेंगे कि इसके नैदानिक लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और इसका उपचार क्या क्या है। तो इसमें ये सारा के सारे जो इसके ऊपर है टॉपिक कवर हो जाएंगे सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हमारा हो गया तपेदिक। तपेदिक या क्षय रोग या फिर जो टीबी होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो ये बीमारी जो होती है ना, तपेदिक बीमारी, ये दीर्घकालीन बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। मतलब कि दीर्घकालीन मतलब पिछले मतलब कई समय से जो शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं बैक्टीरिया, और वो काफ़ी टाइम बाद टीबी के रूप में उभर के ये बीमारी बाहर आती है। जो ये टीबी नामक बीमारी है, यह रोग हवा द्वारा फैलता है। इसे ऐसे स्थान पे जहाँ पे ज़्यादा होता है कि जहाँ पे कि खुली हवा नहीं होती है, धूप नहीं पहुँचती है, भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पे बीमारी के ज़्यादा पाई जाती है। और बाकी जो गाय भैंस का कच्चा दूध पीते हैं लोग, तो उस टाइम भी ये बीमारी बढ़ती है। और ये शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे कि फेफड़े हो गए, हड्डियां, आंत या मस्तिष्क, किसी भी जगह पे टीबी हो सकता है। जो टीबी फेफड़ों में होता है उसे, उस तपेदिक को फुसफुसिया क्षय रोग या जो टीबी बोलते हैं ना वो बोलते हैं। अब इसके प्रकार क्या क्या है। तपेदिक जो बीमारी है, तपेदिक बीमारी को दो प्रकार से जान सकते हैं। इसके दो नाम है। एक होता है जो फेफड़ों का तपेदिक हो गया, और दूसरा फेफड़ों से भिन्न तपेदिक हो गया। जो फेफड़ों वाला तपेदिक है वह जो शरीर में हमारे फेफड़े होते हैं ना उस जगह ही होता है। और इसमें जो रोगी होता है उसकी छाती में दर्द रहता है और उसे थकावट होती है, और उसे क्या खांसी आती रहती है। और खांसी आती है तो जो बलगम निकलता है, उसके साथ बलगम भी आएगी और साथ में ब्लड भी निकलता है जो फेफड़ों में तपेदिक होता है उस रोगी को। और इसके अलावा भी शरीर में कई जगह पे तपेदिक होता है, तो उसमें रोगी को क्या होता है, बुखार रहता है, ज्वर रहता है, और शरीर की हड्डियां और जो जोड़े होते हैं, माथे की हड्डियां, इनमें हो सकता है ये तपेदिक। और जो लसिका ग्रंथि है इनमें भी हो सकता है। अब ये इसके प्रचार प्रसार यानी कि किस तरह से फैलता है ये तपेदिक बीमारी जो है। जो तपेदिक बीमारी है यह हवा के द्वारा फैलती है। के द्वारा फैलती हवा में क्या है, जिसे रोगी खांसता है, जिसको भी ये बीमारी है वो बंदा खांसेगा, तो इसके जो जीवाणु होते हैं ना उसकी खांसी के साथ जो भी मुंह से समझो कि हल्का फुल्का ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उनमें क्या रहेगा कि हवा में फैल जाती हैं वो, और उससे वो जीवाणु भी फैल जाएंगे टीबी के। तो रोगी का थूक और मल होता उसके विसर्जन से भी इसी तरह से फैलती हैं। क्या मक्खियां और जो और भी जो ग्रसित पशु होंगे उनसे वो भी इससे ग्रसित हो जाएंगे बीमारी से, और फिर वो और लोगों को जैसे कि अगर पशु को हो गया तो उसका दूध पीने वाले कोई भी बंदा रहेंगे, जिससे सबको दूध तो आजकल सबको चाहिए होता है घरों में, जिसके जाएगा उनको टीबी हो सकता है। मक्खियां हर किसी के घर में जाती हैं, खाने पे बैठ जाएंगी खुले खाने पे, तो इस चीज से इस बीमारी को बढ़ावा मिलता है। दूषित दूध से भी इसे बढ़ावा मिलता है। अशुद्ध वातावरण व कमजोरी, जो शरीर में कमजोरी होता है ना, अगर शरीर कमजोर हो और वातावरण भी खराब हो तो इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ जाती है ये बीमारी। अगर जैसे माँ घर में माता पिता को बीमारी हो जाए तो पीड़ित माता पिता से बच्चे को भी ये बीमारी का संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है।
इसका उद्भव है अवस्थाएं, उद्भव मतलब ये किस प्रकार से शुरू होती है और कब तक रहती है और किस किस अवस्था में पनपती है बीमारी। ये जो बीमारी है तपेदिक, यह कुछ सप्ताह से लेकर लंबे समय तक यानी कुछ सालों तक भी शरीर में रह सकती है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है साधारण अवस्था, दूसरी साधारण से थोड़ी गंभीर अवस्था और तीसरी में अति गंभीर अवस्था हो जाती है। टीबी के लक्षण क्या क्या है कि जिससे पता चले कि टीबी है बंदे को, किसी भी रोगी को। इसमें कमजोरी आती है, थकावट होती है, भार यानी कि वजन में कमी हो जाती है रोगी के, काम करने की इच्छा नहीं होती यानी आलस आता है, भूख नहीं लगती, हल्का हल्का ज्वर रहता है, रोगी को रात में पसीना आता है, खांसी आना, साथ में खांसी के साथ क्या बलगम और खून भी आता है, हार्ट बीट कम होने लग जाती है, सांसें फूलना, छाती व गले में दर्द होता है और हड्डियां दिखाई देने लग जाती है, कमजोरी आ जाती है। अब तपेदिक जो टीबी है इसकी रोकथाम कैसे करें हम कि अब टीबी तो चलो हो गया किसी को, लेकिन आगे किसी और को ना, उसके लिए क्या करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, रोगी जो है उसको अलग कमरे में रखा जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं उससे संपर्क में ना आ पाए। स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दें, कमरे में या घर में उचित हवा व सूर्य के प्रकाश का आवागमन हो, जहाँ पे रोगी को रखा जाए वहां पे इस रोग की जानकारी अन्य लोगों में भी इसका प्रचार किया जाए इस रोग की जानकारी का। बच्चे को जन्म के बाद पहले माह में बीसीजी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए और रोगी के जो भी विसर्जन हो उन्हें जला दें, जिससे ये क्या फैलेगा नहीं और किसी में। अब इसके उपचार या व्यवस्था क्या क्या है। जो टीबी है इसके उपचार के साथ इसका ना टाइम से होना जरूरी होता है, टाइम से और पूरा उपचार होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे उपचार किसी ने शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, नहीं तो इससे क्या होगा, बच्चे को और दिक्कत हो सकती है। इसका उपचार समय पे भी होना, टाइम से भी होना आवश्यक है, नहीं तो बच्चा अल्पपोषित हो जाएगा या उसे एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। उपचार में देरी होगी तो एक अंग से दूसरे अंग में भी फैलने लग जाएगा और पूरा उपचार नहीं होगा तो जो शरीर है ना वो जो संक्रमण है वो ठीक नहीं होगा, बल्कि क्या बीच में दवाइयां छूट जाएंगी, शरीर को आदत ही हो जाएगी। समझो कि जो इसके जो टीबी के जो जीवाणु है ना वो ऐसे हो जाएंगे कि उनके ऊपर फिर दवाइयों का जो एंटीबायोटिक्स है उनका असर ही नहीं पड़ेगा, उन जीवाणुओं में ही एंटीबॉडी बन जाएगी उन दवाइयों की, तो वो दवाइयों के प्रतिरोधी बन जाएंगे और फिर ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए इस बीमारी को जब इलाज चले तो बीच में भी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमें बताना है हैजा। हैजा क्या है। हैजा एक तेज गति से फैलने वाला संक्रमण है और यह संक्रमण अधिकतर गर्मी व पतझड़ के मौसम में फैलता है। सबसे ज्यादा ये आहार तंत्र को प्रभावित करता है और इसका सही समय पे अगर इलाज ना हो तो इसमें क्या है, जो भी बीमार होता है जिसको भी हैजा हो जाएगा तो उसमें 70% तक, यानी कि अगर 100 लोगों को हैजा है और अगर उनके इलाज में देरी कर दी गई ना तो लगभग 70% 70 लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है। यह लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों में पाई जाती है और अधिक उनमें पाई जाती है जो कि क्या साफ सफाई से नहीं रहते, स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते। इसके कारण क्या क्या है। हैजा प्रमुख रूप से एक जीवाणु के द्वारा फैलता है जिस जीवाणु का नाम है कॉलरा वाइब्रियो। ये जो जीवाणु है गर्मियों की शुरुआत यानी मार्च अप्रैल में अधिक फैलता है। दूषित पानी, भोजन, खराब भोजन, जो दूषित भोजन होता है इसमें ज्यादा फैलता है। इसमें रोगी के जो उल्टी, थूक, रोगी का मल आदि को भी मक्खियां, जैसे वही जैसे कि टीबी फैलता है ना उसी तरह से मक्खियां क्या उन जीवाणुओं को इधर से इधर फैलाती हैं और उससे बाकी की और जो भोजन जल है वो भी दूषित हो जाएगा और उनको इस्तेमाल करने वाले जो सामान्य जो स्वस्थ हैं वो लोग भी रोगी हो सकते हैं। तो ऐसे ही ये रोग भी फैलता है हैजा भी। रोगी का थूक व अंधेरे में तो ये जीवाणु लगभग 2 से 3 माह तक भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है ताकि क्या फैले ना। अभी हैजा से बचाव के लिए क्या करें, रोगी को अन्य लोगों व बच्चों से अलग दूर रखा जाए। अन्य सभी बच्चों को इसका टीका जरूर लगवाएं। रोगी के कपड़े, बिस्तर, रुमाल, जूठा भोजन ये सब अन्य लोग ग्रहण ना करें यानी उससे दूर ही रहें। अब इसकी व्यवस्था है, उपचार कैसे कर सकते हैं। हैजे की रोकथाम के लिए टीएबीसी का टीका लगवाया जाता है और इसकी जो टीएबीसी का टीका है ना ये लगभग 6 महीने तक वैलिड रहता है शरीर में, कि 6 महीने तक टीबी नहीं होगा। लेकिन सॉरी टीबी नहीं, हैजा। लेकिन क्या अगर हैजा मानो इतना फैल रहा है कि बहुत सारे लोगों में कि एक महामारी के रूप में फैल रहा है कि इससे उसको तेज गति से फैल रहा है, तो उस टाइम शायद इसका इतना असर ना हो पाए, 6 महीने तक का कम हो जाए, क्योंकि महामारी के रूप में सबको हैजा हो रहा है तो शरीर में
हैजा है, ये किसी न किसी रूप में चला जाता है, टीका हो तो भी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट बीमारी स्कर्वी। स्कर्वी नामक बीमारी, स्कर्वी जो रोग है वह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। यह पोषण से संबंधित एक विसंगति है, जिससे क्या जो लोग जिसके भोजन होता है, आहार होता है, उसमें ताजी सब्जियां हो गई, ताजे फल, उनका अभाव रहता है, उनको ये बीमारी अधिक होती है, स्कर्वी नामक बीमारी। ये भारत में पाई जाने वाली प्रमुख पोषणात्मक विसंगति है। इसके लक्षण क्या क्या है स्कर्वी के, नैदानिक लक्षण? इसमें इसका प्रमुख लक्षण है मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें से खून निकलता है, मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है, और जरा सा जैसे कोई छूते हैं ना मसूड़ों को, हाथ लगा दे, जरा टच हो गए तो उनमें से वो खून निकलने लग जाता है। घुटनों में जांग के जो निचले हिस्से हैं उनपे छोटे छोटे दाग से नीले कलर के होते हैं ना, वो दिखाई देने लग जाते हैं। शरीर में लौह तत्व, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, और एनीमिया भी हो सकता है। और इसलिए क्या, टाइम पे इलाज ना करवाया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अभी इसके कारण क्या क्या है? लंबे समय तक ताजे फल व सब्जियों का सेवन ना करना इसका एक प्रमुख कारण है। इस बीमारी से शरीर में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल जो है उसकी कमी हो जाती है। और जो जैसे गर्मी में या फिर अधिक गर्म करके या ताप में सब्जियां वगैरह जो भी हम कुछ पकाते हैं खाना, तो उससे भी क्या हमारे भोजन में जो भी विटामिन सी होता है, तो क्या वो ताप में या गर्मी में खत्म हो जाता है, तो इस वजह से भी हमारे शरीर में इसकी विटामिन सी की कमी हो जाती है और स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, विटामिन सी की गोलियां दी जाती है रोगी को। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर है तो विटामिन सी का टीका भी लगाया जाना चाहिए, और साथ साथ विटामिन सी की गोलियां भी लेते रहना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें, ताजे सिट्रिक मौसमी फल होते हैं ना, जैसे मौसमी, संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला, ये इस्तेमाल करने चाहिए रोगी के द्वारा। और अंकुरित दाल जैसे चना, मूंग आदि भी इसके प्रमुख अच्छे स्रोत है, पर इनमें कोई ज्यादा जो विटामिन सी रहता है ना, वो सबसे ज्यादा सिट्रिक फलों में ही रहता है, और जो अंकुरित दाल वगैरह ना, इनमें भी पाया जाता है, लेकिन नियमित रूप से यूज होना चाहिए। इससे क्या है कि शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं हो पाएगी, तो ताकि लगातार, इसलिए क्या है, लगातार लेते रहना चाहिए इन चीजों को। नेक्स्ट बीमारी है गलगंड। गलगंड नामक बीमारी क्या है? गलगंड एक ऐसा रोग है जो गल ग्रंथि से संबंधित है। गलगंड का अर्थ है गल ग्रंथि जो होती है ना, उसका सूजना या आकार में बढ़ना। किसी भी थायराइड ग्रंथि में वृद्धि जब भी हो जाए तो वो गलगंड कहलाती है। जब किसी की गल ग्रंथि बाहर की ओर दिखाई दे, जो गले के अंदर, जो हमारे गले के अंदर कईयों का देखा होगा ना, कि जैसे बिल्कुल ऐसे ठोड़ी के नीचे से गला है, बिल्कुल बीच में से बाहर की तरफ उभरा रहता है, लड़कों में खासकर कईयों में होता है। तो जब किसी की गल ग्रंथि बाहर की ओर दिखाई देती है, परंतु उसके बढ़ने या घटने का पता नहीं लगता, यानी कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, तो ज्यादा महसूस ना हो, तो उसे सामान्य गलगंड कहते हैं। किसी एक क्षेत्र में रहने वाले अनेक लोगों को अगर ये बीमारी पाई जाए तो उसे स्थानीय बीमारी कह सकते हैं, कि वहां पे तो ये स्थानीय बीमारी है, बहुत सारे लोग, किसी को भी हो सकती है। अगर कुल जनसंख्या का 2% लोगों को भी अगर गलगंड है तो उसको गलगंड का प्रदेश कहा जा सकता है। 8 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की जांच में अगर 10% लोगों को ये बीमारी आती है ना, तो ऐसे लगता है कि भाई बीमारी भयंकर है, ज्यादा फैल रही है, तो इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि जो सामान्य गलगंड है तो वह तो स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करता, परंतु जटिलताएं बढ़ा देता है, जो कि गंभीर हो सकती है। जैसे क्या अभी नॉर्मल लग रहा है सामान्य गलगंड, लेकिन हो सकता है थायराइड घटने लग जाए, बढ़ने लग जाए, थायराइड की बीमारी हो जाए। जड़ मानवता, गूंगा, बहरा, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है गलगंड नामक रोग, अतः आयोडीन युक्त आहार लेना प्रमुख होता है, इसमें जरूरी होता है। नेक्स्ट बीमारी हमें देखना है बेरी क्या है। बेरी रोग थायमिन विटामिन की कमी से होता है, भारत में कम ही होता है ये रोग। यह एक जो पोषणहीनता जो होता है ना, वो पोषणहीनता के कारण होता है। ये दो रूप में होती है बेरी, गीली बेरी भी होती है, सूखी बेरी भी होती है। इसके लक्षण क्या क्या है बेरी नामक बीमारी के? इसमें रोगी को भूख नहीं लगती, या भूख कम हो जाती है, कमजोरी आती है, जल्दी थक जाता है रोगी,
पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे सुइयां चुभने के जैसा लगता है, पैर सूने हो जाते हैं, और जैसे कोई टच करता है ना, उनको हाथ लगाता है तो फील ही नहीं होता है रोगी को कि किसी ने हमारे पैर पे कुछ टच भी किया है। अगर बीमारी जो बेरी बेरी है वो गीली बेरी बेरी के रूप में हो बीमारी, तो जो हृदय गति या हार्ट बीट होती है ना, वो रुक सकती है, बहुत धीरे होने लग जाते हैं, रुक भी सकती है। धड़कने होते हैं वो तेज चलने लग जाती हैं, छाती में दर्द रहता है, दबाव डालने पे पैर की जो टांगों की मांसपेशियां उनमें दर्द होता है, रोगी को महसूस होता है। अगर बेरी बेरी सूखी बेरी बेरी के रूप में फैली हुई है तो रोगी को पैरों में कमजोरी लगती है और वह सैयाग्रस्त भी हो सकता है, यानी कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा वो। बेरी बेरी जो बीमारी है उसके लक्ष्य कारण क्या क्या है? यह बीमारी मुख्यतः शरीर में थाइमिन नामक जो विटामिन होता है उसकी कमी के कारण होती है। और जैसे ज्यादातर ये जब होते हैं, जैसे चावल है उसमें थाइमिन बहुत अच्छा होता है, तो उनको अगर पॉलिश ज्यादा कर दें तो उससे क्या, चावल को ऊपर से अच्छे से साफ किया जाता है बार बार, तो जो ऊपर की परत में थाइमिन होता है वो निकल जाता है, तो फिर शरीर में जब वो चावल खाएंगे थायमिन जा ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ऐसे कि जो भी चीज एक दो चीजों में ये थायमिन होता है, और वहां पे अगर ये इस्तेमाल किए जाएंगे पॉलिश की हुई चीजें, तो वो थायमिन की कमी आ सकती है, इसलिए जो चावल है वो पॉलिश किए हुए नहीं खाने चाहिए। इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? रोगी को पूर्ण विश्राम की सलाह दी जाती है। गीली व सूखी सूखी जो बेरी होती है उसमें कम से कम 3 दिन तक लगातार टीके लगाए जाते हैं थायमीन के। खाने में भी दिन में 3 बार थायमीन की गोलियां दी जाती हैं। अभी इसके लिए रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? पॉलिश किए गए चावल की जगह हाथ से जो कूटे हुए धान चावल होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो उसके ऊपर चावल की ऊपरी परत में जो थायमिन होता है ना वो हमारी बॉडी में सीधा जाए। आजकल इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारखानों में कम पॉलिश के चावल भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा थायमिन की प्रचुरता वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे मोटे अनाज, खमीरीकृत अंकुरित अनाज, ये भी अगर इस्तेमाल करें तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट बीमारी है पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या है? पेलाग्रा एक पोषण से संबंधित प्रमुख विसंगति है। ये जो पेलाग्रा नामक बीमारी है विटामिन बी की कमी के कारण होती है। विटामिन बी का समूह है जो थायमीन, उसकी थायमीन की कमी के कारण होती है। इसके लक्षण है कि इसके मुख्य रूप से पेलाग्रा के 3 लक्षण हैं। इसमें त्वचा में परिवर्तन हो जाता है, त्वचा शोथ या त्वचा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि त्वचा में क्या कुछ कुछ थोड़े से परिवर्तन अंतर दिखाई देने लग जाते हैं, अतिसार हो जाता है, मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं रोगी को। अभी त्वचा में परिवर्तन का मतलब है कि इस बीमारी में रोगी के त्वचा में विशिष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन जो होते हैं वे सम्मित होते हैं। ये शरीर के उन अंगों में दिखते हैं जहां सूर्य की प्रत्यक्ष धूप लगती है, जैसे अग्र आगे की भुजाएं जो ढकी हुई नहीं रहती, टांगे, चेहरे व गर्दन के जो अनावृत भाग जो बाहर से दिखते रहते उस जगह ज्यादा। इसमें त्वचा शुष्क, रूखी, शल्को एक खुरदरी हो जाती है, यानी कि स्किन है ना वो बिल्कुल मतलब ऐसे तो अलग से ही दिखने लग जाती है। इसमें दूसरा इसका लक्षण है अतिसार। पेलाग्रा में रोगी को दस्त व अतिसार की समस्या भी हो सकती है। हालांकि यह आवश्यक नहीं, पर फिर भी एक प्रमुख लक्षण है जो अधिकतर रोगियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक परिवर्तन। रोगी में कुछ मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं, जैसे रोगी कुछ भूलने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, नींद ना आना, हाथ पैरों में कपकपी होना, मानसिक अवसाद, ये सब उसमें हो सकते रोगी में। अगर नियासिन की कमी बहुत ज्यादा है तो ये लक्षण मानसिक जो ये लक्षण या मानसिक परिवर्तन है बहुत ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। अब इस बीमारी के कारण क्या क्या है? यह बीमारी वहां पे ज्यादा पाई जाती है जहाँ के जो प्रमुख खाद्यान्न क्या है, मक्का, जैसे कि मैक्सिको में क्या मक्का ज्यादा खाया जाता है, और मक्का में जो होता है नियासिन बिल्कुल भी नहीं होता, तो क्या वो खाने में ज्यादातर मक्का ही खाएंगे, नियासिन बिल्कुल नहीं जा रहा है शरीर में और कुछ नियासिन का कुछ लेंगे नहीं, तो इसलिए क्या है नियासिन की कमी हो जाती है और ये बीमारी हो जाती है। मक्का में नियासिन बिल्कुल मक्का जो होता है उसमें नियासिन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए शरीर में इसका अंतःग्रहण ना होने से इसकी कमी हो जाती है। और भारत में भी ये बीमारी कई जगह होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, समीपवर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटका,
इन जगह पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्या ज्वार मुख्य खाद्यान्न है, क्योंकि ज्वार में भी ये जो नियासिन होता है वो नहीं होता, क्योंकि ज्वार में अमीनो एसिड का असंतुलन होता है, शरीर में इसका संतुलन बनाने के लिए अन्य पोषक तत्व भी चाहिए, पर नियासिन न होने के कारण यह संतुलन हो नहीं पाता और यह किसी को भी बीमार कर सकता है, इसलिए पेलाग्रा रोग फैल सकता है। मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं रोगी में। अभी इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? मिश्रित अनाजों का सेवन करना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में रोगी को नियासिन प्राप्त हो सके। लोगों को मक्का व ज्वार को अकेले सेवन नहीं करना चाहिए कि खाली मक्का, और कई जो अनाज है ना उनको, जैसे चावल गेहूं, इनका भी उपयोग करते रहें तो शरीर में जो नियासिन की मात्रा संतुलित रहेगी। इसके साथ ही कुछ दालों का उपयोग भी करना चाहिए, गिरीदार फल, तिलहन, मांस आदि का भी प्रयोग करेंगे तो शरीर में नियासिन की मात्रा मिलेगी हमें। अब पेलाग्रा के उपचार के लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो होता है निकोटिमाइड नामक औषधि का उपयोग होता है। इस औषधि में नियासिन की मात्रा होती है। अब नियासिन क्या सीधा नहीं दिया जा सकता, जैसे पोलियो वगैरह खुराक पिलाते हैं ना, इस तरह नियासिन सीधा नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए एक दवाई होती है, उसके अंदर नियासिन की कुछ मात्रा दी जाती है। तो इससे क्या है, अगर सीधा ज़्यादा नियासिन सीधा देंगे तो उससे क्या होगा, जो मिचली वमन आएगा, चेहरे का गर्म लाल होना, शरीर का गर्म होना, ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इसको किसी में मिक्स करके दिया जाता है। रोगी को प्रतिदिन 300 mg की खुराक दी जाती है और आराम की सलाह दी जाती है, और विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसकी गोलियां भी दी जाती हैं। नेक्स्ट बीमारी का हमें बताना, रिकेट्स क्या है, रिकेट्स के बारे में बताना है। रिकेट्स हड्डियों से होने वाली एक बीमारी है। ये रिकेट्स नामक जो बीमारी है हड्डियों में विटामिन डी की कमी के कारण होती है, और इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं नरम व विकृत हो जाती हैं। इंडिया में अनेक भागों में कई बच्चे इस बीमारी से बार बार ग्रस्त हो जाते हैं। रिकेट्स बीमारी के लक्षण क्या हैं? इसके प्रमुख लक्षण है, रोगी जो होता है ना उसको प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बेचैन लगने लग जाते हैं, मांसपेशियों की सुदृढ़ता कम हो जाती है, बच्चे दुर्बल हो जाते हैं, मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं उनकी। उदर की मांसपेशियां जो बच्चे के जो पेट की मांसपेशियां ना ढीली हो जाती है, पेट ना एकदम ऐसे फैल सा जाता है, इससे बच्चे का विकास देर से होता है। और जो जैसे कि क्या बच्चे घुटनों पे चलने लग जाते हैं, तो अगर ये बीमारी हो जाए, बच्चों ने घुटनों के चलने के बाद बच्चों ने खड़ा होना सीख लिया और फिर बच्चों में ये बीमारी आ जाती है, इतनी कमजोरी आ जाती है, बच्चा फिर से घुटनों पे चलने लग जाता है। बच्चे के जो दांत हैं वो गिरने में देरी हो सकती है, बच्चा कमजोर हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, उसकी हड्डियों में सूजन आ जाती है, सिर के बीच में जो खाली जगह होती है ना बच्चे की, जो धीरे धीरे करके भर जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे भरने में काफी समय लगता है। बच्चे की हड्डियां कोमल होने की वजह से उसकी सिर की हड्डियां नरम हो जाती है, छाती की हड्डी बाहर की ओर निकल आती है, जिसे कि कपोत वृक्ष भी कहा जाता है। पैरों की हड्डियां नरम होने से बच्चा का भार सहन नहीं कर पाती, पैरों की हड्डी, और टेढ़ी होकर धनुषाकार हो जाते हैं, तो जिसे धनुष जो होता है ना धनुर्जंघा कहते हैं। मुड़े हुए घुटनों को संघट जानू कहते हैं, यानी कि नॉक नीज कहते हैं। बच्चों के जो ललाट व सिर की पार्श्व हड्डियां बाहर की ओर आ जाते हैं उन्हें उच्छेद भी कहते हैं। कारण, अब इस बीमारी के कारण क्या है, रिकेट्स बीमारी के, जहां सूरज की पर्याप्त रोशनी में जो विटामिन डी मिलता है ना, तो ये बीमारी नहीं होती है, इसलिए इसका पहला कारण है विटामिन डी की कमी, परंतु इसके अभाव में रिकेट्स हो जाता है। जहां अपर्याप्त धूप और रोशनी का अभाव हो वहां पे यह ज्यादा होती है। रिकेट्स का उपचार के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी व कैल्शियम दिया जाना चाहिए रोगी को। विटामिन डी के कई संपाक यानी कि कई चीजें हैं विटामिन डी की, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, विटामिन जो ए है, विटामिन डी की जो कई चीजें ना वो क्या विटामिन ए भी प्रदान करती हैं, और लगभग 4 सप्ताह तक अगर इनका उपयोग करें ना, इन चीजों का, विटामिन डी व कैल्शियम, तो उससे क्या रहेगा कि इस रोग में कमी आने लग जाती है। अभी इस रोग का जैसे उपचार हो गया, अगर इसका क्या करें कि रोकथाम ही कर लें, तो रोकथाम कैसे करें कि उपचार की जरूरत ही ना पड़े? रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी
की जो होता है विटामिन डी की जरूरत होती है तो वो दें, उसके लिए उसे सीधे सूर्य के प्रकाश से वो मिल सकती है। वैसे तो विटामिन डी के लिए हमारे देश में पूरक आहार की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, पर क्योंकि क्या है यहाँ पे बहुत धूप उपलब्ध हो जाती है, परंतु जैसे कहीं पे किसी को धूप ना मिल पाए तो मछली के जो यकृत का तेल होता है उससे, अंडे का पीला भाग, दूध, इसके विटामिन डी के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। ये ज्यादातर जो ये क्वाशियोरकर बीमारी है 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है, जिनमें क्या पोषण की कमी होती है। इनमें कोशिकाओं में जलीय सूजन आ जाती है, वह एक के बाद एक संक्रमण बच्चे को होने लगते हैं। बच्चे का जो वजन होता है वो सामान्य से बहुत कम रहता है, उसकी लंबाई उचित नहीं बढ़ पाती, कई बार इसके लक्षण टाइम से क्या पता नहीं चलते, और जांच जब होती है बच्चे की तभी पता चलते हैं। लक्षणहीन जो कुपोषण होता है उसमें जो बच्चे की वृद्धि व वजन के माप द्वारा ही उसको पहचान सकते हैं। अभी जो क्वाशियोरकर है उसके लक्षण क्या क्या है? शौफ व जलीय सूजन, वृद्धि अवरोधन, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, चेहरा जो होता है चंद्राकार हो जाता है, विटामिन ए और बी की शरीर में कमी हो जाती है, इससे संबंधित रोग होने लग जाते हैं, जैसे कि बच्चे को दस्त व श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है। अब इसमें जो पहला है शौफ या जलीय सूजन, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर क्या है, जो सूजन आ जाती है, पानी की मात्रा क्या, जल की मात्रा अधिक हो जाती है शरीर में और सूजन आ जाती है। शरीर ऐसे लगता है ना कि अच्छा इसके हाथ सूज रहे हैं, मेरे पैर सूज रहे हैं, मेरे पंजे सूज रहे हैं, देखिए यहाँ से, तो वो चेहरा सूज जाता है, कईयों का जलीय सूजन आ जाती है, इसे जलीय सूजन कहते हैं। अभी इसके लक्षण क्या क्या है? बच्चे के आहार में पोषक तत्वों की कमी, माँ के दूध का अभाव जैसे किसी को नहीं मिल पाता, भोजन में प्रोटीन की कमी हो, बच्चे की जन्म क्रम संख्या यानी कि बच्चे जल्दी जल्दी किसी को हो रहे हो तो माँ ही अगर पोषित नहीं है तो बच्चे कैसे पोषित होंगे, अज्ञानता, अविश्वास, प्रथा, संक्रमण, इन कारण से ये ज्यादा फैलता है। अभी क्वाशियोरकर के उपचार व रोकथाम क्या कर सकते हैं? रोकथाम के लिए जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, परंतु अगर 6 माह का बच्चा हो जाए तो उसके बाद दूध के साथ साथ पूरक आहार भी देते रहें, शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे को अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की जरूरत होती है, जो कि क्या 6 महीने का बच्चा लगभग होने लग जाता है तो ये पूरी सिर्फ दूध से नहीं हो पाती हैं। किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पे, किसी भी प्रकार का संक्रमण होने से इसका तुरंत उपचार कराना जरूरी होता है, नहीं तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण ज्यादा हो जाएगा और इसकी बढ़ने की संभावना हो जाती है। भोजन में बच्चे को अनाज, दलिया, दाल, गिरीदार फल आदि पूरक आहार के रूप में दे ताकि बच्चे को सही पोषण मिले। अभी इसका उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? पाचन संबंधी संक्रमण होने पे बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएं, अन्यथा संक्रमण अन्य जगह भी हो सकता है। इसमें बच्चे को शुरू में आहार देने में समस्या होगी, अतः नली द्वारा आहार दिया जा सकता है, जो क्या नाक द्वारा बच्चे के आमाशय में डाली जाती है। बच्चा थोड़ा सा खुद मुंह से खाने लायक हो तो उसे अधिक ऊर्जा देने वाले तरल पदार्थ है वो देने चाहिए। अगर कुपोषण अधिक गंभीर है यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर हो गया बच्चे को कुपोषण, तो घर पर ही कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं, जैसे बच्चे को आहार में पर्याप्त ऊर्जा व प्रोटीन देना। इसके लिए गिरदार फल, अनाज, दाल, चीनी, गुड़ आदि दिए जा सकते हैं ताकि उचित प्रोटीन ऊर्जा बच्चे को मिल सके। अगर साथ में बच्चे को दूध देंगे तो जो आहार की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि और ज्यादा असर करेंगे। अतः घर पर ही उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ बनाकर बच्चे को दिए जा सकते हैं, बाहर से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बीमारी क्या है? एनीमिया। एनीमिया क्या है? अभी जो एनीमिया है ये एक शरीर में क्या रक्त की कमी से संबंधित बीमारी है। जब शरीर में रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया बीमारी हो जाती है। यह लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में जरूरी आवश्यकता है, जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12, तांबा, कोबाल्ट, राइबोफ्लेविन, निकोटेनिक वह कुछ अन्य जो भी तत्व हैं, कितने सारे तत्व ना, इनमें से अगर किसी भी चीज की कमी, किसी भी तत्व की कमी हो जाए ना तो एनीमिया की बीमारी, इसके कारण एनीमिया की बीमारी हो सकती है। अतः यह आवश्यक माना जाता है कि एनीमिया जो होता है ना, एनीमिया वह अवस्था है जिसमें एक से अधिक जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी कमी से शरीर में जो हीमोग्लोबिन का स्तर है नीचे गिर जाता है। फिर चाहे वह स्तर किसी भी वजह से गिरे तो उसमें क्या एनीमिया बीमारी हो जाती है। यह बीमारी सामान्य या निम्न जो सामाजिक वर्ग है ना उनकी स्त्रियों को ज्यादा होती है।
ये एक प्रमुख विसंगतियां उन स्त्रियों में पाई जाने वाली। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी निम्न बस्तियों की लगभग 60 से 70% जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें ये एनीमिया पाया जाता है, 60 से 70% महिलाओं में। इसके अलावा 1 से 5 वर्ष के जो शाला पूर्व बच्चे हैं उनमें, और जो प्रजनन में सक्षम 15 से 45 वर्ष तक की जो स्त्रियां हैं उनमें भी जो एनीमिया की बीमारी है वह पाई जाती है। अभी एनीमिया का स्वरूप क्या है? लौह तत्व इनको कहा जाता है हिम, और प्रोटीन कहा जाता है ग्लोबिन। तो ये इसका स्वरूप का एक छोटा सा एग्जांपल है, लौह तत्व प्लस प्रोटीन, यानी लौह तत्व यानी हिम, प्रोटीन मतलब ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन बन गया। इसके हीमोग्लोबिन, अब इसका क्या है, हमारे लक्षण क्या है, इसके नैदानिक लक्षण क्या है एनीमिया के? इसमें क्या होता है, जो रोगी की शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, कि मतलब मेहनत नहीं कर पाता, थका थका रहता है, चक्कर आते हैं, सांसें फूलने लग जाती हैं, नींद नहीं आती है, हृदय जोर जोर से धड़कता है, भूख में कमी हो जाती है। इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो इन सब कार्य के लिए शरीर को क्या पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती रोगी को। इसके अलावा एनीमिया रोगी की जो जीभ और आंख है, नाखून के नीचे के हिस्से हैं, वो पीला रंग हो जाता है उनका, पीले दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देने लग जाते हैं। रोगी के हाथ पैरों में ऐसे लगता है कई रोगियों को जैसे सुइयां चुभा रहा हो कोई, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ रोगी छाती में दर्द की शिकायत करते हैं, क्योंकि रक्त में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो ऑक्सीजन हार्ट तक कम पहुंचती है, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, इसलिए छाती में दर्द महसूस होता है। गंभीर एनीमिया में हाथ व पैरों के नाखून भंगूर चम्मच जैसे लगने लगते हैं, जीभ चमकदार व सफेद हो जाती है। एनीमिया रोगी को एनीमिया का रोगी होता है उसको संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है, और इस रोग में इस रोग की जैसे अधिकता हो जाए, तो उसमें गंभीर हो जाए रोग, तो उसमें क्या रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए क्या एनीमिया बहुत गंभीर बीमारी है। अब कारण क्या क्या है? जो लौह तत्व यानी आयरन की कमी हो, आहार में अपर्याप्तता, लौह तत्वों का क्षय, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी, इन सब कारणों से शरीर में एनीमिया हो सकता है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, रोगी को गोलियों के रूप में फेरस सल्फेट 150 mg की, 150 या फिर 180 mg की ना, उसके रूप में गोलियां जो होते हैं लौह तत्व देके हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में बढ़ाई जा सकती है। दिन में 2 या 3 बार खाने से पहले लेनी पड़ती है रोगी को ये गोली। इस दवा के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे किसी को कब्ज हो सकती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी यानी पेट खराब हो सकता है, परंतु इस दवा का लगातार सेवन करें, इसको छोड़ना नहीं है। बच्चों के लिए ये दवा जो लिक्विड के रूप में मिलती है। फोलिक एसिड व B12 की कमी से एनीमिया हुआ है, तो इसके लिए रोगी को फोलिक एसिड की जो 1 से 2 mg की गोलियां दी जाती हैं, और B12 की 10 mg की गोलियां दी जाती है। अगर संक्रमण हो जाए रोगी को, तो उसके लिए एंटीबायोटिक की दवा भी दी जाती है। एनीमिया की रोकथाम के लिए आहार संबंधी उपाय कर सकते हैं, यानी कि जो भोजन होता है ना उसमें लौह तत्व दिए जाएं। फोर्टिफिकेशन यानी कि किसी चीज में आयरन जो होता है ना, आयोडीन, आयरन जो भी लौह तत्व, वो मिक्स करके दिए जाएं। लौह तत्व फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण किया जाए, तो इससे क्या रोकथाम की जा सकती है, एनीमिया बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में बताएंगे कि ये शरीर में प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाली जो विसंगतियां हैं उन्हें ही प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। इस बीमारी में बच्चे की लंबाई व जो वजन होता है ना, भार, सामान्य बच्चों के मुकाबले बहुत धीरे होता है। नैदानिक लक्षण इसके क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के 2 लक्षण है, एक मरासमस नामक रोग हो जाता है, दूसरा क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। मरासमस जो रोग है उसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसके 2 लक्षण इसके 2 जो है ना नैदानिक लक्षण, मरासमस हो सकता है, क्वाशियोरकर हो सकता है, और इसके अलावा इन दोनों में क्या हो सकता है, दोनों बीमारियां होंगी तो उन स्थितियों में मांसपेशियां क्रश हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगी, बच्चा पनप नहीं पाएगा, वृद्धि अवरोधन होगा, शरीर में पानी की कमी, जलीय शोफ यानी जलीय सूजन आ जाएगी, शरीर पे चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन होंगे, बालों में परिवर्तन, पोषणहीनता व संक्रमण हो सकता है रोगी को। इसके कारण है बच्चों की जो आयु और जन्म की क्रम संख्या है, जैसे बच्चे की आयु जैसे छोटी है, एक बच्चा जैसे 2 साल का भी नहीं हुआ उससे पहले दूसरा बच्चा हो गया, वो 1.5 या 2 साल का हुआ तीसरा हो गया, तो उनमें भी क्या खाने पीने से संबंधित फिर क्या माँ का दूध भी जैसे रहेगा ना, उतना पोषण देने वाला नहीं हो पाएगा बच्चे को, तो इनसे भी जो होता है ना, इसके
ये बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है फैलती है। भोजन में प्रोटीन की कमी, किसी से कोई संक्रमण हो जाए, अज्ञानता या विश्वास प्रथाएं, समय से पहले बच्चे का दूध छोड़ देना, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ये फैलता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। मेन वही हो गया कि शरीर में प्रोटीन में ऊर्जा की कमी नहीं जाएगी तो ये बीमारी हो सकती है। इसके उपचार के लिए करेंगे कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे को संक्रमण होने का खतरा अधिक रहता है। शुरू में बच्चे को नली द्वारा आहार दिया जाता है। कुछ समय बाद जब बच्चा मुंह से खाना खाने तक जिसे खाना खाने लायक हो जाए तो बच्चे को अधिक ऊर्जा वाले तरल आहार देने चाहिए। संक्रमण जब अगर कम हो बच्चे का तो क्या घर पर भी उपचार कर सकते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए बच्चे को घर पर ही ऊर्जा वाले आहार जैसे अनाज, गिरीदार फल, चीनी, गुड़ आदि द्वारा बच्चे को कुपोषण से बचा सकते हैं। अगर साथ में हम बच्चे को जरूरी है दूध दें या ना दें जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इन सब अच्छे आहार के साथ, संतुलित आहार के साथ दूध भी देंगे तो ये जो आहार बच्चे को खिलाएंगे ना वो और ज़्यादा असर दिखाएंगे अपना, उनके आहार की गुणवत्ता बढ़ा देता है दूध। तो बच्चों को अधिक उच्च ऊर्जा प्रोटीन देने वाले खाद्य पदार्थ घर पर ही दे सकते हैं हम इसके लिए। इसकी रोकथाम के लिए जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, पर 4 माह बाद बच्चे को दूध के साथ साथ पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अपनी वृद्धि व विकास के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने लग जाती है इस टाइम, जो कि सिर्फ माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। बच्चे को अनाज, दाल, गिरीदार फल आदि से बने आहार देने चाहिए। बच्चे को थोड़े अंतराल पे खाना दे, थोड़े थोड़े अंतराल पे खाना दे, यानी कि बच्चे को जैसे आप खाना खिला रहे हैं तो थोड़ा सा खिला दे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी ना खिलाएं। फिर बच्चे को थोड़ी देर के बाद आपको महसूस हो ना भूख लग रही, थोड़ी देर के बाद फिर से खिलाएं, फिर थोड़ी देर के बाद। इससे क्या बच्चे में शरीर में बच्चे के शरीर में किन्हीं पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। और खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खिलाएं, बस थोड़ा बहुत जितनी बच्चा खा सके, जितनी बच्चे को भूख हो उतना ही खाना खिलाएं। अभी नेक्स्ट हमें बताना है जीरोपैथेलमिया के बारे में। जीरोपैथेलमिया क्या है, तो ये एक तरह से ये प्रश्न भी हमारे शायद असाइनमेंट में पिछली बार पूछा गया था कि जीरोपैथेलमिया के 4 नैदानिक लक्षण बताइए। गांव में रह रहे शालापुर बच्चे की माँ को जीरोपैथेलमिया की रोकथाम के लिए क्या सलाह देंगे। यानी कि मेन बात यह है कि जीरोपैथेलमिया के बारे में बताना है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके होने के कारण हमें बताने हैं, रोकथाम या इसके उपचार कैसे वो बताने। तो जीरोपैथेलमिया क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। जीरोपैथेलमिया एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है शरीर में। इसमें जो रोगी की आंखें हैं ना उनमें परिवर्तन होने लगते हैं, जिसे शुष्काक्षिपाक भी कहते हैं। भारत में लगभग 150 लाख जो अंधे लोग हैं उनमें से लगभग 1/4 लोग इसी बीमारी की वजह से अंधे हुए, यानी जीरोपैथेलमिया की कमी से बीमारी की वजह से। वैसे तो यह बीमारी किसी भी उम्र के लोग को हो सकती है, पर ये ज़्यादातर उस एज ग्रुप में होती है जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा बीमारी होती है। और ये बीमारी भयंकर होती है, आंखों को क्या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो जीरोपैथेलमिया नामक जो बीमारी है इसके लक्षण क्या क्या हैं, ताकि जिससे हमें पता लग जाए कि इस बच्चे को जीरोपैथेलमिया की बीमारी है। अभी जैसे कि हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि अच्छा आंख में ये दिक्कत है तो जीरोपैथेलमिया है। इसके कुछ स्पेशल लक्षण होते हैं। इन लक्षण में है जैसे पहला है रतौंधी, बच्चे को रतौंधी होने लग जाए। जैसे रतौंधी अर्थात रात का अंधापन, यानी कि रोगी को क्या थोड़ा कम अंधेरा हो या बिल्कुल अंधेरा हो उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो रतौंधी होता है। यह जीरोपैथेलमिया का प्रारंभिक लक्षण है, यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये हम मान सकते हैं। अगर रतौंधी हो तो कि हाँ जीरोपैथेलमिया हो सकता है। इसमें जो इससे ग्रसित जो व्यक्ति है उसे कम रोशनी या अंधेरे में दिखाई नहीं देता, और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा नाम क्या रतौंधी नाम से ही जाना जाता है इस बीमारी को। नेक्स्ट इसका लक्षण है कंजेक्टिवा जीरोसिस, या कंजेक्टिवा होता है ना वो सूख जाता है। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है इसका जीरोसिस का सूखना, इसलिए इसका नाम दिया गया कंजेक्टिवा का सूखना। हमारी आंख जो होती है, आंख को ढकने के लिए जो बाहर की जो पतली सी पारदर्शी जो परत होती है ना चमकीली सी, वो सफ़ेद कलर की और गीली गीली होती है। पर अगर जीरोपैथेलमिया हो जाता है ना तो ये क्या होती है कि सूख जाती है, चमकीन बदरंग सी हो जाती है, और इतनी सूखी होती है कि अगर आंसू आए ना उससे भी ये गीली नहीं लग पाती, बिल्कुल आंसू आ रहे होंगे तो भी सूखी नजर आएगी। इसके बाद तीसरा क्या लक्षण है, बिटोट बिंदु।
इस बिटोट बिंदु जब हो जाता है किसी को, तो इसमें कंजेक्टिवा जो होता है वो सफेद भूरा रंग का, उसके कंजेक्टिवा के अंदर भूरे भूरे कलर के सफेद रंग के त्रिभुज आकार के सूखे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और ये धब्बे आंख से कान की तरफ बढ़े हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी आंखें भी ऐसे लगता है कि काजल जैसे लगाए ना, तो उनमें ऐसे लगते हैं कि काले काले हो गए हैं धब्बे, क्योंकि वो काजल का रंग उन सफेद दाग में लग जाता है, और ये जो स्पॉट होते हैं ना, काजल का रूप ले लेते हैं। यद्यपि ये जो बीमारी है, ये इसका शुरुआती लक्षण है कि व्यक्ति को अंधता हो सकती है, लेकिन समझ जाना चाहिए कि अंधता हो सकती है तो चेतावनी मान लेना चाहिए कि अगर इस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देंगे ना, तो इस बीमारी की वजह से बच्चे की या जिसको भी ये बीमारी है उसकी आंखों में अंधापन आ सकता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। नेक्स्ट इसका चौथा लक्षण है कॉर्निया का सूखना। कंजेक्टिवा की तरह ही जो कॉर्निया होता है आंख का, वो भी आर्द्र यानी कि गीला और चमकदार होता है, लेकिन अगर जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए शरीर में, तो उसके कारण जो कंजेक्टिवा है ना, उसकी तरह कॉर्निया भी सूखा सूखा सा लगने लग जाता है, सूख जाता है यह भी, और देखने में ऐसे लगेगा कि कांच का जो चूरा है ना, ऐसे कांच का चूरा क्रश बिल्कुल हुआ उस तरह से दिखाई देता है। इसलिए इसका उपचार तुरंत करना चाहिए, उसके लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है समय समय पे। अगर इसका समय पे उपचार नहीं करेंगे तो आंखों के अंदर अल्सर भी हो जाएंगे, और जो अल्सर फिर वो सूख के पपड़ी की तरह उतरने लग जाते हैं, उस जगह सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, और फिर मोतियाबिंद या ल्यूकोमा की बीमारी हो जाती है। मोतियाबिंद नाम से हम ज़्यादा जानते हैं। एक शालापूर्व बच्चे की माँ को जीरोपैथेलमिया के उपचार के लिए सलाह दे सकते हैं फिर जी किसी को भी, कि माँ जो होती है ना, बच्चे को सेहत का ध्यान रखे, उसे विटामिन ए की शरीर में कमी नहीं होने दे बिल्कुल भी। विटामिन ए के लिए क्या करें, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, चौलाई, पीले नारंगी रंग की सब्जियां, फल, सीताफल, गाजर, पपीता, नारंगी, ये सब देते रहने चाहिए। साथ साथ हर 6 महीने के बाद विटामिन ए की खुराक अवश्य दिलवाए। सरकार ने भी इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, और ये जो दवाएं विटामिन ए की आंगनबाड़ी केंद्रों पे, स्वास्थ्य केंद्रों पे क्या मुफ्त में और आराम से मिल जाती है। इसलिए जैसे भी संभव हो बच्चे में विटामिन ए की पूर्ति की जाए, ताकि जीरोपैथेलमिया को रोका जा सके। तो ये इस जीरोपैथेलमिया वगैरह कुछ ये महत्वपूर्ण जो बीमारियां हो गई, पोषण संबंधी विसंगतियां जो बच्चों में होती हैं वो हो गई। हम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक